भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। हम इस अध्याय में भू आकृतियों तथा उनके विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ भू आकृतियाँ दिखाई जा रही हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़, कुछ रेगिस्तान के पहाड़, यू शेप्ड वैली, पहाड़ों के बीच में छोटा सा झील, तालाब, लैंडस्लाइड हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी बह रही, लैंडस्लाइड, वीरान पहाड़ जहाँ पर कम वनस्पति, इसके साथ ऐसी स्थलाकृतियाँ जो बहुत मनमोहक लगती हैं, बर्फ़ और बर्फ़ से बनी स्थलाकृतियाँ। इन चित्रों को देख के आपके मन में क्या प्रश्न उठे? एक ही प्रश्न मन में उठता है, इन सभी भू आकृतियों का विकास कैसे हुआ होगा? प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप का विकास अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं को युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में हम बांट सकते हैं। आओ ये जानने का प्रयास करें कि एक भू आकृति प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था में कैसे रहती है और कैसे इसका परिवर्तन होता है। इसको समझने के लिए हम सामान्य जिंदगी का छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने कभी नए जूते खरीदे होंगे, धीरे धीरे वह नीचे से घिसना शुरू हो जाते हैं, बाद में टूट जाते हैं। क्या आपने ध्यान से उनको देखा? क्या जब जूते खरीदे गए युवावस्था, जब टूट गए तो वृद्धावस्था, ऐसे भी हम कह सकते हैं? अच्छा, तो ये बताओ, भू आकृतियाँ क्या उसी आकृति में रहती हैं जिस आकृति में वह बनी है, या समय के साथ साथ वह भी परिवर्तित होती होंगी, उनका भी अपर्दन होता होगा? आपको क्या लगता है? मुझे पता है कि आप कहेंगे कि हाँ, उनमें परिवर्तन होता होगा समय के साथ साथ। जब किसी भू आकृति का उद्गम होता है, उसी समय के साथ साथ उस पर वातावरण की शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती हैं। वातावरण की शक्तियाँ, इनमें बहता हुआ जल, हवा, सूर्य का ताप सभी शामिल हैं। ये कारक भू आकृति को युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ले जाते हैं। आओ हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। आपने पहाड़ों में नदी देखी होगी। वो नदी मटमैले कलर की होती है। क्यों? क्योंकि वो अपरदन करके अपने साथ कुछ मिट्टी के कण लाई होती है। कहाँ से लाई होगी? जहाँ से वो लाई होगी वहाँ से उसने अपरदन किया होगा, तो वहाँ पर भू आकृति में परिवर्तन आया होगा। रेगिस्तान में इतने बड़े बड़े रेत के ढेर होते हैं, वो रेत के ढेर कहाँ से आए होंगे? जहाँ से आए होंगे वहाँ पर परिवर्तन हुआ होगा। वहाँ से उसने, हवा ने उखाड़े होंगे, दूसरी जगह जमा किए होंगे। तो ये सारी की सारी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं और परिवर्तन लाती हैं। और कहीं न कहीं इन्हीं परिवर्तनों के कारण भू आकृतियों का जन्म होता है और उनका निम्नीकरण भी होता है। उत्थान और पतन। मुख्यतः अपरदन और निक्षेपण भू आकृतियों में परिवर्तन लाते हैं। अपरदन से कोई ऊंचा उठा भूभाग धीरे धीरे नीचे हो जाता है। दूसरी ओर निक्षेपण से भू आकृति का जन्म होता रहता है। ये दोनों ही निरंतर गतिमान क्रियाएं हैं, जिससे भू आकृतियों का विकास और निम्नीकरण सतत होता रहता है।
आने वाले अध्याय में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। हम देखेंगे हिम नदी, बर्फ़ की नदी यानी पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो किस तरह भू आकृतियों का निर्माण करता है। एक नदी जो बहती है वो किस तरह की भू आकृतियों का निर्माण करती होगी। भूमिगत जल, समुद्र की लहरें, पवन द्वारा भू आकृतियाँ जो बनती हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि पवन अपर्दन कैसे करती है, निक्षेप कैसे करती है। सभी निक्षेपण और अपर्दनात्मक भू आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।